नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की और हर खबर पर देंगे हमारे तमाम सहयोगी अपडेट। शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। क्या हुआ सुनवाई में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। राजस्थान कोर्ट में मनीष सिसोदिया अपनी जमानत के लिए याचिका दायर किए थे शनिवार को। आज उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई जो है 10 मार्च के लिए टल गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ जानकारी दे दे कि सीबीआई ने आज पेशी की थी उनके राजस्थान कोर्ट में। इस बात पे सीबीआई ने उनसे 3 दिन की रिमांड मांगी थी कोर्ट की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने उनसे पूछा कि आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया से सच नहीं उगलवा पा रहे। इस बात पे सीबीआई ने कहा कि हमें 3 दिन की और मोहलत चाहिए क्योंकि हमारे पास दस्तावेज पूरे नहीं हुए हैं। कोर्ट ने इसके बाद कहा कि आप ये कौन सी जांच कर रहे हैं कि दस्तावेज पूरे नहीं है, इसलिए आपको और रिमांड दिया जाए। आपकी कमी है, आप किसी मुजरिम से या फिर मनीष सिसोदिया से जो है सच्चाई नहीं उगलवा पा रहे। इस पे कोर्ट ने बोला कि हम आपकी विचार पे सोचेंगे और अब 2 दिन की उनको रिमांड दी गई है, यानी कि सीबीआई की हिरासत में 2 दिन और रहेंगे मनीष सिसोदिया। इसी के साथ जानकारी दे रही कि तमाम याचिका उनकी तरफ से लगाई गई है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप लोअर कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट से अगर कोई समाधान नहीं निकला तब हम आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेंगे। अब राजस्थान कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी। अब ये निकल के आया है कि 10 मार्च को उनकी सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे का वो वक्त है जब ये सुनवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि 10 मार्च को उनको रिहाई मिलती है, जमानत मिलती है, नहीं मिलती है। बता दें कि उनके वकील की तरफ से कहा गया है कि उनकी पत्नी 20 साल से बीमार है, जिसके चलते उनको जमानत चाहिए। ये दलील उनके वकील की तरफ से रखी गई है। अब देखना होगा कि 10 मार्च को क्या उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। कैमरा पर्सन निक्की के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। राहुल गांधी इन दिनों विदेश में हैं। विदेश से भारत सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब राहुल गांधी पर मुखर हो गए हैं। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी ने। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, जहां वो लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया। राहुल गांधी ने इस भाषण के दौरान कहा कि चीन की तारीफ की है और भारत की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा किया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत की बदनामी कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है। अपनी इसी बात पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। संबित पात्रा ने कहा हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। राहुल गांधी ये बात नहीं मानते हैं। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे हैं कि भारत एक समझौता है। राहुल गांधी कहते हैं चीन परस्पर मित्रता चाहता है, लेकिन वहाँ राष्ट्रवाद है। वहाँ पर येलो रिवर है, लेकिन उनको भारत में गंगा नहीं दिखती है। इस दौरान संबित पात्रा ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यात्रा के दौरान फोन की जासूसी के मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने आखिर क्यों अपना फोन जांच के लिए नहीं दिया और कैम्ब्रिज जाकर कह रहे हैं कि हमारे फोन की जासूसी होती है। विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारे देश में जासूसी होती है। एक सिख से बोले क्या आप सिख हैं, एक मुस्लिम से पूछा क्या आप मुस्लिम हैं, फिर वो बोलते हैं हिंदुस्तान में तो सिख है, मुस्लिम सेकेंड क्लास की कम्युनिटी है। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनको तो वहाँ आतंकवादी भी नहीं दिखे। उनके मुताबिक विदेश में जाकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सही नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल जी पहले आप ब्राइट बने, तब जाकर के आप हिंदुस्तान को ब्राइट करने की कोशिश कीजिए। तो राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर के भारत की बदनामी कर रहे हैं। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश को लेकर के बजट पर संबोधन किया है। एक वेबिनार को संबोधन किया है। संबोधन में क्या कुछ रही खास बातें, बता रहे हैं हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। मोदी ने बजट के बुनियादी ढांचा और निवेश को लेकर संबोधित किया। ये वेबिनार में पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का बजट जो है काफी देश को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में काफी मददगार रहेगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा।
इस क्षेत्र में हो रहे कार्यों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का औसतन वार्षिक निर्माण 2014 से पहले की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना कि दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ दशकों तक सोच हावी रही गरीबी एक मनोभाव की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई ऊर्जा देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके रणनीतिकार निर्णयों की तारीफ की। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य तय करेगी। बता दें ये वेबिनार 3 में विभाजित किया गया है, 3 सेक्टरों में। इस विभाजन में इन सेक्टरों में ये पता चलेगा कि आगे के कार्य कैसे हो और आगे कैसे इसको प्रगति मिले। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंगों के त्योहार पर होली पर आम जनमानस को एक तोहफा दिया है। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंगों के त्योहार होली पर एक परिवहन विभाग को बड़ा गिफ्ट दिया है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग को जो रोडवेज की बसों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कालिदास मार्ग से चल के अपने आवास, सरकारी आवास से जो है बसों को हरी झंडी दिखाई है। बताया जा रहा है कि जो होली के त्यौहार पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उस समय बसों में टिकट की यात्रा को देखते हुए या लोगों को दिक्कत होती थी घर जाने को देखते हुए, तो उसमें योगी आदित्यनाथ ने आज बसों को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 50वें स्वर्ण वर्ष की आधिरता डाक विभाग की ओर से जारी विशेष आवरण और विरूप अनिवारण किया है। उन्होंने 76 नई राजधानी और 39 साधारण सेवा की बसों को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने और ऑनलाइन रिजर्वेशन यात्री फीडबैक एप्लीकेशन ऐप यूपी राही को लॉन्चिंग किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद रहे। समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह आज़ादी अमृत महोत्सव का पहला वर्ष है। आगामी 25 वर्ष की यात्राओं को लेकर देश बढ़ने जा रहा है। इस प्रथम वर्ष में यूपी परिवहन निगम में स्वर्ण यात्रा को संजोए हुआ है। नई शानदार यात्रा के लिए कार्य कर रहे हैं। 25 करोड़ जनता को सुगम और आसान यात्रा के लिए 50 वर्ष से जिस यात्रा को प्रारंभ किया गया था, वह अपने साथ होली के पूर्व कुछ नई उपलब्धियां को जोड़ने जा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि परिवहन निगम के कार्य में बचपन से देखने से जाने के अवसर मिलता रहा है। सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ और कोरोना के दौरान परिवहन निगम की भूमिका सराहनीय रही है। कुंभ के 45 दिन आयोजन में 24 करोड़ श्रद्धालु ने सहभागी बने हैं। इसी के लिए परिवहन निगम को बड़े में राज्य सरकार ने 5000 नई बस उपलब्ध कराई थी। श्रद्धालुओं ने सुगम यात्रा कराने में परिवहन निगम की अच्छी भूमिका को निर्भर किया गया था। वहीं सर्दी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लागू हुआ था, तो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र समेत देशों के अलग अलग राज्यों में हजारों श्रमिक व कामगार अपने गांव की तरफ चल दिए थे। दिल्ली में अन्य सीमावर्ती क्षेत्र पर हजारों की भीड़ लगाई गई थी। 27 से 28 जब यहाँ दृश्य देखने लगा तो हमने परिवहन निगम की ओर से आकस्मिक बैठक बुलाई। बताया गया है कि हमारे पास 12 से 14 हज़ार बसें का बेड है। हमने कहा कि देर ना करो, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, सहारनपुर समेत अनेक क्षेत्रों में कामगार प्रवासी श्रमिक और आ रहे हैं। तो देखते परिवहन निगम की परिचालक अधिकारियों में 12 घंटे के अंदर वह एकत्रित होकर हर किसी को गति तक पहुंचाने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस समय जब देश अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, परिवहन विभाग के कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रख के काम कर रहे थे। देखा जा रहा है जब कोरोना का सीजन चला था तो कोरोना वायरस के नाम पे परिवहन विभाग सबसे आगे नजर आ रहा था। जहां बसों में बैठा के लोगों को ले जाकर उनके घर आवासों तक छोड़ा जा रहा था, तो उसी को देखते हुए उनकी काफ़ी भूमिका देखने को मिली है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। प्रयागराज हत्याकांड के बाद प्रशासन लगातार सख्त है और क्या है ताजा अपडेट बता रहे हैं हमारे सहयोगी शुएब रिजवी। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद आज 8 दिन बीत जाने के बाद अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है, साथ ही साथ पीडीए ने भी जो चिन्हित मकान थे उनको गिराने का काम किया है। इस बीच में पुलिस के पास सुराग तो बहुत है, लेकिन अभी तक 8 दिनों में पुलिस ना तो उन शूटरों तक पहुंच सकी है जिनके सीसीटीवी विजुअल में चेहरे आए हैं, ना ही सुराग के तहत उनके जो अभियान में जो लोग नाम में शामिल हुए थे उनको गिरफ्तार कर पाई है। ऐसे में ये तमाम तरह के सवाल भी अब उठने लगे हैं कि इतना हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद, जिसमें योगी आदित्यनाथ खुद उन्होंने इस तरह की बयान सदन में दिए थे जिसमें सख्त संदेश देने की कोशिश की गई थी, उसके बाद भी आखिरकार कहाँ चूक हो रही है जिसकी वजह से उमेश पाल के जो हत्या आरोपी है अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही
ये जो एसटीएफ और पुलिस की टीम है ऐसे लोगों को जो इस घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार करेगी। फिलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पीडीए ने इस बीच में ज़रूर 4 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए मकान को जमींदोज किया है और आने वाले दिनों में पीडीए ने और भी मकान चिन्हित किए हैं जो इस घटना में आरोपी हैं उनके, और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ज़रूर है कि इतने चर्चित हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्रवाई में अभी तक कोई बड़ा अपराधी जो इस घटना में शामिल था वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बता दें कि आज इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान वहां पर काफ़ी सुरक्षा बल भी तैनात था और उनके साथ भी काफ़ी फोर्स आया हुआ था। आपको बता दें कि इरफान की आज 2 मामले में पेशी होनी थी। पहला था जो महिला के प्लाट में जो एक झोपड़ी थी उसमें आग लगाने को लेकर आज सुनवाई होनी थी, और दूसरा जो फर्जी आधार कार्ड है उस मामले में लेकर इरफान की सुनवाई होनी थी। आज इरफान के साथ उसका भाई जो रिजवान है उसको कोर्ट में पेश किया गया था और आगजनी ही के मामले में उसकी भी पेशी होनी थी। फिलहाल अगर हम अब तक इरफान पर मुकदमों की बात करें तो अब तक इरफान पर 17 मुकदमे लगभग दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कि जो सबसे अहम मुद्दा है, जो सबसे अहम मुकदमा है वो ये बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय प्रमाणित करने को लेकर अपना लेटर पैड लगाना और इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करना। फिलहाल की अगर हम बात करें तो इरफान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अगर जो मुकदमों का दौर है वो अभी भी इरफान पर जारी है और जो लोग हैं वो इरफान की शिकायत को लेकर कहीं कमिश्नर ऑफिस पहुंच रहे हैं तो कोई कोर्ट से जो है उन पर मुकदमा दायर कर रहा है। तो लगातार जो सपा विधायक की इरफान सोलंकी की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आज 2 मामलों में सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद ही चीज़ें साफ़ हो सकेंगी, और जो लगातार कार्रवाई है वो पुलिस अभी भी कर रही है इरफान पर। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वाइज। आगरा में सपा नेता की संपत्ति जब्त की गई है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मयंक त्यागी ने। समाजवादी पार्टी के नज़दीकी रहे जोगिंदर सिंह यादव यानी कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आगरा में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि एसडीएम एतमादपुर की तरफ से 15 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। पूरी जमीन उनकी पत्नी रेखा यादव के नाम से थी और लगातार कार्रवाई के दौरान इस जमीन की सरकारी कीमत लगभग 2 करोड़ का आकलन किया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है लगभग मार्केट रेट की अगर बात की जाए तो 4 करोड़ रुपए की संपत्ति ये कुर्क की गई है। ये पुराने किसी मामले में न्यायालय के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। मौके पर एसडीएम अभय सिंह ने बताया कि पुराने मामले को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद ये जमीन कुर्क की गई है। फिलहाल जोगिंदर यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में काफ़ी दबदबा रहा था, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके खिलाफ ये कार्रवाई सामने आते ही एक बड़ी नज़ीर पेश की गई है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ताजा मामला बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और लोगों की मार्ग दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं। आपको बता दें, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर रायबरेली में नहीं देखने को मिल रहा है। जो आंकड़ा पिछला था लगभग हफ्ते भर में 1 दर्जन से अधिक मौतों का, वो भी बढ़ चुका है इस समय, और लगातार लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत देखी जा रही है। आखिर इसका माजरा क्या है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस सड़क हादसे की ओर अभी तक नजरें इनायत क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। जबकि सरकारी निर्देशों में ये साफ साफ तौर पे कहा गया था कि जो आवारा मवेशी हैं उनको सड़कों से हटा दिया जाए, लेकिन अभी भी मार्ग पर जो आवारा मवेशियों की संख्या है वो भारी तादाद में देखने को मिल रही है और सड़क के अलावा भी लगातार आवारा मवेशियों को का कहर देखने को मिल रहा है और इसी के दरमियान ही लोगों की आवारा मवेशियों से टकराकर मौत भी होती दिखाई दे रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर कारण क्या है और यहाँ का स्थानीय प्रशासन कब इस ओर ध्यान देगा? खैर, ये तो बड़ी बात होगी कि इस ओर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस ओर ध्यान दें, लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो जहाँ के स्थानीय लोगों में इससे
लगातार जो है लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो सड़क हादसों की अगर बात करें तो ताज़ा मामला रायबरेली जिले के भदोघर थाना क्षेत्र के कुचरिया गांव के पास से निकलकर सामने आया है, जिसमें एक 3 वर्षीय मासूम के साथ ही एक अधेड़ की मौत हो गई है और 15 वर्षीय युवक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के भदोघर थाना क्षेत्र के कुचरिया गांव के पास का है, जहां बाइक सवार 3 लोग जा रहे थे और वो टकरा गए, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो सड़क हादसों की लगातार अगर देखी जाए तो संख्या में भारी बाढ़ सी आती हुई दिखाई दे रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी मयंक त्यागी ने। विगत दिन पूर्व बर्तन व्यापारी के साथ लूट का मामले का खुलासा आगरा पुलिस ने कर दिया है, जिसमें मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जी, हम बात कर रहे हैं डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में हुई कार्रवाई की, जिसमें एसओजी टीम और स्थानीय पुलिस के द्वारा 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ सामने आई है, जहां दोनों बदमाशों को गोली लगी और जिला अस्पताल के लिए उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि विगत दिन पूर्व बर्तन व्यापारी के साथ एक्टिवा के साथ साथ 4 लाख रुपए की लूट भी की गई है। कार्रवाई के दौरान इन बदमाशों से 2 लाख रुपए भी बरामद किए हैं, लेकिन आगरा पुलिस ने इस जल्द मामले के खुलासे के लिए तमाम टीमों का गठन किया था और आज रात्रि में मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ में मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी राजू तिवारी ने। योगी 2 की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके क्रम में रायबरेली में भी अगर देखा जाए तो अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कार्यवाही की जा रही है। ताजा मामला रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां कल रेप पीड़िता ने थाने में आकर बताया कि उसके साथ 2 लोगों ने जबरन रेप किया और जान से मारने की धमकी दी है। शिवगढ़ पुलिस एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद 2 टीमें गठित की गई आरोपियों को धरपकड़ करने के लिए। जैसे ही मुखबिर खास की सूचना मिलती है कि निमला मोड़ के पास दोनों आरोपी देखे गए हैं, वैसे ही दोनों पुलिस की सक्रिय टीमों द्वारा दोनों तरफ से छापेमारी के दौरान उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसके दौरान दोनों अपराधियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और पैर में आरोपियों के गोली लगी। गोली लगने के दौरान दोनों आरोपियों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया। पुलिस अपर अधीक्षक के द्वारा बताया गया है कि पूरे मामले की जानकारी होने के बाद आरोपियों को पकड़ के उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो तत्काल रायबरेली पुलिस की इस तरह की कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर हमीरपुर में लोहर भट्टी में बड़ा हादसा हो गया है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता ने। बीती रात एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के रिमझिम इस्पात फैक्ट्री पर, जहां पर काम कर रहे मजदूरों पर अचानक विस्फोट होता है और वहीं 4 मजदूर झुलस जाते हैं और उन्हें सुमेरपुर सीएससी में जैसे ही ले जाते हैं, सुमेरपुर सीएससी में इलाज के दौरान उनको हमीरपुर जिला अस्पताल में रिफ़र किया जाता है। रिफ़र करने के बाद जो यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो दिया जाता है। इसके बाद उनको 2 लोगों को कानपुर रिफ़र किया जाता है और 2 लोगों का प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में किया जाता है। इसके बाद जो मजदूर झुलझे हुए थे और ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है प्रबंधक की। इसके पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिस पे अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान में नहीं लिया मामला। जो कल मजदूर झुलझे हुए थे उनसे जब बात की गई तो उन्होंने यही कहा वहाँ पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। इसके पहले भी कई बार विस्फोट हो चुके हैं और उस फैक्ट्री में कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते हैं। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। और अगर आप अलीगढ़ जाने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। तस्वीर महल स्थित एक पेट्रोल पंप पर एक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल पूरा मामला एक दिन पहले का है, जहां पर एक भाजपा नेता का पेट्रोल पंप है तस्वीर महल के पास, जहां पर एक एंटी करप्शन इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी के लेकर बाहर खड़े हुए थे कि तभी अचानक उनके कर्मचारियों और इंस्पेक्टर के बीच कुछ विवाद हुआ। विवाद के बाद में कर्मचारियों ने और भाजपा नेता ने मिलकर इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की और पूरी तरह घायल कर दिया।
जिसको लेकर पुलिस ने भाजपा नेता कुशलपाल सिंह व उनके कर्मचारियों को थाने बुलाया, लेकिन भाजपा जो कार्यकर्ता है शहर के उनको इस मामले की भनक पड़ी तो वह थाने पहुंचे और थाने पहुंचकर उन्होंने बीजेपी नेता को तो छुड़ा लिया, वहीं कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज दोबारा से इस मामले में टूल जब पकड़ा जब पुलिस ने बीजेपी नेता और उसके बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसकी जानकारी जब पेट्रोल पंप यूनियन को हुई तो उन्होंने भी हड़ताल की घोषणा कर दी, जिससे कि आम नागरिकों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन बाद होली का त्यौहार है और हर व्यक्ति को आने जाने के लिए, सामान लाने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता रहती है। ऐसे में जब पेट्रोल पंप बंद रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर इसका दबाव नजर आएगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शायद पुलिस कार्रवाई न कर पाए। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। हरदोई में हाई टेंशन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी ने। हरदोई में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि बलरामपुर से 70 यात्री हत्याहरण आए थे बेनीगंज। आपको बता दें कि वहां से अपना दर्शन कर नहा धोकर बस के ऊपर कपड़े फैलाने जब युवक गया तो उस बस के ऊपर 11,000 लाइन निकली हुई थी। युवक ने कपड़ा फैलाने के लिए जब चढ़ा तो करंट लगने से युवक जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरे मामले पर एडिशनल एसपी ने जानकारी दी है कि 100 को कब्जे में ले लिया गया है और तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये हादसा जो हुआ है, इस हादसे से पूरे परिवार में उनके कोहराम मच गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में भी कार्रवाई होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। देहरादून में 75 साल की महिला की हत्या के बाद अब पुलिस प्रशासन हत्या के कारणों की वजह और दोषियों को तलाशने में जुटी है। खबर की पड़ताल के हमारे सहयोगी अभय कैतरा ने। राजधानी देहरादून के भंडारीबाग क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब 75 वर्षीय महिला की हत्या की सूचना पुलिस को बरामद हुई। महिला घर पर अकेली रहती थी। पुलिस जब मौके घटना पर पहुंची तो सामान उनका बिखरा हुआ नजर आ रहा था। अलमारी थी, अलमारी से भी सामान निकला हुआ था। पुलिस उन्हीं सब चीज़ों को तलाशने में अब जुट चुकी है। उन सब कारणों को जांच रही है कि आखिर हत्या की वजह क्या हो सकती है। एक आशंका लूट की यहाँ पर जताई जा रही है कि अपराधी आए होंगे, लूट की वारदात को अंजाम देना चाहते थे, महिला उनके रास्ते में आई है, महिला की उनके द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस की तरफ से अभी भी जांच के कारणों को जुटाने का काम किया जा रहा है। सबूत जो साक्ष्य है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द ही इस हत्या का खुलासा हो सके और जो पीड़ित महिला है उसको न्याय यहाँ पर मिल सके। महिला अकेली इस घर में रहती थी। कुछ साल पहले उनके पति जो ट्रांसपोर्टर का काम करते थे उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी जो बेटियां हैं वो देहरादून में ही, बसंत बिहार में दूसरी जगह पर रहती है। ऐसे में महिला को घर पर अकेला पाकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। कैमरामैन नसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। सिद्धार्थनगर में ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी राकेश यादव ने। सिद्धार्थनगर जिले के रेलवे स्टेशन पर आज सुबह ट्रेन से कटकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मामला सिद्धार्थनगर जिले के रेलवे क्रॉसिंग का, जहां पे तेज रफ्तार के चपेट में आया एक व्यक्ति जिसकी मौत हो गई। उसका पहचान हुआ बंगरा जोगिया कोतवाली क्षेत्र में बंगरा गांव पड़ता है, जो कि वो मुंबई के लिए जा रहा था। आज सुबह निकला था, रेलवे स्टेशन पर ही पहुंचा था कि ट्रेन की चपेट में आने से उसकी आज मौत हो गई। वो बाहर जा रहा था कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, और इस तरह से हादसा उसके साथ घट गया। जो कि ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जो कि मुंबई कमाने के लिए ये बुजुर्ग जा रहा था। 50 से 55 उम्र बताई जा रही है इसकी। ये बंगरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। मृतक जो है बंगरा का निवासी बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची, सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।